अभी अभी ये क्या हुआ? इसका कितनी वो शूट कर रहा है वो पहले नहीं नकशे हुए नहीं थे। पहले तो कभी हुआ ही नहीं ऐसा पता नहीं चला हुआ अभी तो तुमसे क्या रेगुलर ड्यूटी फाइल सकता है लगा रही है ड्यूटी मैनेजमेंट रेगुलर शो नहीं किसी रिव्यू उसको उसके बाद मैंने लास्ट टाइम सार्कोलिन का स्ट्रक्चर बनाया था। स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म आपको बताने जा रहा था। ठीक है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म पहले माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको। स्केलेटल मसल फाइबर ये मसल सेल है। क्योंकि ये बड़ा बहुत है इसलिए आप उसको मसल फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है अगर मैं थोड़ा सा उसको निकाल कर दिखाऊं इसके अंदर आपको कई सारे न्यूक्लियाई मिलेंगे। ठीक है कई सारे आपको न्यूक्लियस बने। इसकी जो दीवार आपको नजर आ रही है तो दीवार कहलाती है सार्कोलेमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको आप कहते हैं सार्कोप्लाज्म। इसके अंदर जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जाल मिलेगा। ठीक है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आपको जाल मिलेगा उसको कहेंगे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे इसको आप नाम देंगे सार्कोसोम्स। और इसके अंदर जो आपको कुछ पोर्शंस मिलेंगे एक Z9 से लेकर दूसरी Z9 तक तो उसको क्या नाम देंगे उसको हम नाम देंगे सार्कोमियर। ठीक है दो कंजर्वेटिव Z9 जो है उसका पोर्शन उसका टुकड़ा कहलाता क्या है उसका टुकड़ा कहलाता है सार्कोमियर। तो मैं आपके सामने सार्कोमियर का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। मैंने उस दिन बनाया था लेकिन उसके अंदर और गहराई में जाकर आप उसको समझेंगे तो बात समझ में आएगी। मैंने लास्ट टाइम इसकी लेवलिंग की थी लेकिन इसकी लेवलिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक दफा और सुनिए तो कोई हर्ज नहीं है। दिस इज Z9 ज़्विस्चेन शिविल लाइन कहलाती है। ये M9 कहलाती है मिडल शिविल लाइन। साइंटिस्ट का नाम है आपको याद रखना जरूरी नहीं मैं सिर्फ बात को सपोर्ट करने के लिए कह रहा हूं। यहाँ पर आपके पास ये जो आपको बैंड नजर आ रहा है जिसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों है दिस इज नोन एज A बैंड।
ठीक है, ये A बैंड है, दिस इज नोन एज H बैंड। ठीक है, ये H बैंड है, और इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये कहलाता है आपके पास I बैंड। ठीक है, ये देखिए A बैंड के अंदर मायोसिन और एक्टिन दोनों शामिल हैं। एस बैंड में सिर्फ मायोसिन का अनओवरलैप पार्ट शामिल है, और आई बैंड के अंदर सिर्फ एक्टिन शामिल है। ये सार्कोमेर का स्ट्रक्चर है। चलिए अब मजीद गहराई में जा रहा हूं मैं। मजीद गहराई में यह है कि जहां पे जेड लाइंस मौजूद होती हैं वहां पे आपके पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, जो क्लास में बैठे हुए आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है। जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये क्या है। व्हाट इज दिस, हाउ इट वर्किंग। क्या चीज देखी मैंने बनाई है? जो मैंने अभी बनाई है दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसको नाम देते हैं टी ट्यूब्यूल्स यानी कि ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। इसको हम ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। और ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स के सामने ये मैं आपको बना रहा हूं, थोड़ा छोटा करके बना रहा हूं, जगह मेरे पास कम है। ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स है, इसके साथ यहाँ पे आपको मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे रहे हैं जो ब्लैक से मैंने बनाया है। और गौर से लिखिएगा कि ये आपके पास ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है और उसके साथ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर सुराख होते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिसपे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल क्या करता है, अपने फूड प्रोसेस रखे हुए होते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज फूड प्रोसेस, जिसने इसके सुराखों को बंद किया हुआ। तो यहाँ पे जितने भी आपको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल नजर आ रहे हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने इसके सुराखों को बंद किया हुआ होता है, इसको कहते हैं हम फूड प्रोसेस। और यहाँ पे इसके दरमियान पूरा जाल मौजूद होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, पूरा जाल मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे बनाता है तो ये पूरा छुप जाता है, इसके चारों तरफ आप समझ लीजिए चारों तरफ जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होती है। चलिए इतनी बातें हमने, खैर कुछ बातें हमने पहले भी की थी। अब मजीद आपको बता रहा हूँ कि ये जो आपको एक्टिन फिलामेंट नजर आ रहा है इसके स्ट्रक्चर में कमेंट कर रहा हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए ये एक्टिन फिलामेंट है, इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इसको क्या कहते हैं। हाँ बेटा आप लोग बोलेंगे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। शाबाश, इसको कहते हैं ट्रोपोनिन। तीन तरह के आपको ट्रोपोनिन मिलेंगे, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। ठीक है, ये ट्रोपोनिन आपको मिलेंगे। इसके ऊपर एक धागा मौजूद होता है, वो करेंगे जो धागा मौजूद है इस धागे को हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, जो धागा इसके ऊपर मौजूद है उस धागे को कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। अगर इस धागे को हटाएं, क्या देखें, अगर हम इस धागे को हटाएं तो हमें उसके नीचे कुछ मिलेगा, उसके नीचे जो चीज हमें मिलती है उसको हम कहते हैं एक्टिव साइट्स। ठीक है, धागे के नीचे हमें कुछ जो मिलेगा हमें मिलेगी एक्टिव साइट्स। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन फिलामेंट। इतना नोट करें कि मैं आपको मायोसिन फिलामेंट के बारे में बताऊं।
आपको वाइट को लिंक करो। पिक्चर की जो बात हुई, पिक्चर से पढ़ना थोड़ी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को सात से समझते हैं। मसल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको हम साइटोसोम्स का नाम देते हैं। सर यहाँ जो ट्रोपोमायोसिन के साथ चैप्टर साइड्स हैं इनके अंदर इनका क्या फंक्शन होता है, जैसे कि किस स्पेसिफिक अभी फंक्शन? करें उनको फंक्शन बताना शुरू करते हैं। अभी तो स्ट्रक्चर बता रहा है, फिजियोलॉजी इसके बाद बताएंगे। इसके बाद आगे तो लेकिन मायोसिन फिलामेंट जो है, मैंने जो भी चीजें सब बोर्ड पे लिखी हुई है, मुझे अगली क्लास में जाने के लिए सबकी जरूरत है। बस इतना सुन लें मायोसिन फिलामेंट के बारे में। मायोसिन फिलामेंट देखें ऐसा होता है, ये इसका हेड है, इसको आप क्रॉस ब्रिज भी नाम देते हैं, और ये इसकी टेल है। ठीक है, एक हेड है और एक इसकी टेल। यानी कि आपको मायोसिन हेड जो है वो यू करके लिखे हुए नजर आए। ठीक है, यू करके लिखे हुए नजर आए।
ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फिजियोलॉजी ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। अब इसकी फिजियोलॉजी बताने जा रहा हूँ। देखिए ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वहां से मैसेज इनिशिएट होता है, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज आता है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज आता है। कहां तक पहुंचता है? मैसेज एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचता है। ठीक है, मैसेज एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंचता है। ये मसल सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे आपके पास एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, जैसे आपको पहले बताया मैंने। ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है। एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, इससे आके कंबाइन हुआ। ठीक है, दिस इज एसिटाइल कोलिन। यहाँ गेट्स ओपन हो जाते हैं। जो गेट्स ओपन हो जाते हैं उससे आयन अंदर जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन अंदर गए तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होती है। उसकी डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है कि ये जो आपको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स नजर आ रहे हैं इनके अंदर आयोनिक चेंजेस आते हैं। जब इनके अंदर आयोनिक चेंजेस आती हैं तो ये क्या करते हैं, अपने फूड प्रोसेस से उठा लेते हैं। कहां से उठा लेते हैं? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के सुराखों से उठा लेते हैं। जब सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के सुराखों से ये फूड प्रोसेस से उठा लेते हैं तो यहाँ से कैल्शियम निकल के बाहर आ जाता है। ठीक है, जब ये कैल्शियम निकल के बाहर आता है तो आपके पास यहाँ पे मौजूद होता है प्रोपोनिन सी। ठीक है, यहाँ पे मौजूद होता है प्रोपोनिन सी। तो कैल्शियम जो है वो प्रोपोनिन सी से जाके जुड़ता है। जब कैल्शियम प्रोपोनिन सी से जाके जुड़ता है तो वो प्रोपोनिन टी को धक्का दे देता है। जब वो प्रोपोनिन टी को धक्का देता है, प्रोपोनिन सी जब प्रोपोनिन टी को धक्का देता है तो ये जो इसका धागा है, ट्रोपोमायोसिन का धागा है, इसके नीचे जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो विजिबल हो जाती है। ठीक है, उसके नीचे जो छुपी हुई एक्टिव साइट्स होती हैं वो विजिबल हो जाती है। जब छुपी हुई एक्टिव साइट्स एक्सपोज हो जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, तो होता क्या है? होता क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये देखिए ये मायोसिन के हेड से जुड़ जाते हैं। मायोसिन का हेड आगे जब झुकता है तो उसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये आपके पास ये करीब आ जाता है। ये करीब आ जाता है। ये झुकने के बाद क्या करेगा? झुकने के बाद इसकी पीछे वाली साइड को पकड़ लेगा, फिर उसको आगे झुकाएगा, फिर और पीछे वाली साइड को पकड़ लेगा। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि दोनों जेड लाइट बिल्कुल इसके कोने तक आ जाती है, मायोसिन के कोने तक आ जाती है। दोबारा एक बार सुनिए, ब्रेन से मैसेज आया, मोटर न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आए, मसल की सरफेस पे सार्कोलेमा के ऊपर जो एक्सॉन टर्मिनल्स एंड हो रहे हैं वहां से न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, उनके रिसेप्टर से कंबाइन होता है, सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं। इस तरह ये मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगा, यानी उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। अगर इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल प्रोसेस से सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम की सुराखों से उठा लेते हैं। वहां से कैल्शियम निकल के सार्कोप्लाज्म में आ जाता है। सार्कोप्लाज्म में आने के बाद ये कैल्शियम प्रोपोनिन सी से जुड़ता है। प्रोपोनिन सी प्रोपोनिन टी को धक्का देता है, तो उससे क्या होता है कि वो ट्रोपोमायोसिन का धागा उसने जो एक्टिव साइट पे छुपाया हुआ वो एक्सपोज हो जाती है। तो ये जो मायोसिन का हेड होता है फॉरेन एक्टिन से जुड़ जाता है। जैसे ही एक्टिव फिलामेंट्स की एक्टिव साइट एक्सपोज होती है, फॉरेन मायोसिन का धागा उसको पकड़ लेता है, पकड़ने के बाद आगे झुकता है। इसमें एटीपी इस्तेमाल होता है। फिर उससे पीछे वाले एक्टिव साइट को पकड़ लेता है, फिर आगे झुकता है, फिर उसके बाद उससे पीछे वाले साइट को पकड़ के आगे झुकता है। इस तरह ये दोनों जेड लाइन जो है वो बिल्कुल कहाँ आ जाती है? बिल्कुल इसके बराबर आ जाती है। इस तरह सार्कोमेयर छोटा होता है। अभी जो डायग्राम मैंने सार्कोमेयर की बनाई है, ये सार्कोमेयर रिलैक्स स्टेट। ठीक है, ये वाला सार्कोमेयर जो है ये दरअसल अभी रिलैक्स स्टेट में।
अब मैं इसके बाद जो आपको बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ सार्कोन ईयर जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, उसकी डायग्राम मुझे बनानी है, आप ये नोट करें। फिर मैं कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में डायग्राम बनाऊंगा, उसको मिराज नहीं सकता कि आप कंपेयर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स में क्या फर्क। आपको भी कर रहे हैं। जी इसमें क्या कॉपी करनी है तो सुन रहा है तब वर्ड्स में पॉइंट्स लिखना पॉइंट्स नोट्स में पॉइंट्स नोट्स में तो ये क्या है इतना नहीं हेलो बेटा कॉपी कर लो, कहाँ है रखा लो, कर लिए तो पेन नहीं है आपको, बस तो मास्क बाहर से तो लेके आ रहे हो, से बेटा किसी और से बाहर से लेके आ रहे हो, ये बात तो भाई तू लिखे ना तो पेंसिल से
कोई बात रिपीट करनी तो पूछना है। अभी मैंने देखिए आई का फंक्शन बताया ही नहीं। अभी रिलैक्स करने में बताऊंगा। ठीक है, अभी रिलैक्सेशन में बताऊंगा। अच्छा ये बताइए कि ये वाली जगह पर प्रयास करूँ, कॉपी कर लिए। ठीक। अब मैं सार्कोमियम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप मुझे बताएंगे कि चेंजेस क्या होंगे। क्या ए बैंड छोटा हुआ, क्या ए बैंड बड़ा हुआ, और उससे कोई काम हुआ। ए बैंड बड़ा हुआ। हम्म। सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, ना ए बैंड छोटा हुआ ना ए बैंड बड़ा हुआ, ए बैंड डार्केंड, उसकी डार्कनेस में इजाफा हो गया। याद रखिए, आपको बताऊं पहले एंट्री टेस्ट इस ए और आई बैंड से ही शुरू होते थे और इसके बगैर तो बनता ही नहीं था पेपर। ए बैंड डार्केंड, आप यहां से घर तक चलते हुए जाएंगे ना, बार बार बोलते हुए जाना है ए बैंड डार्केंड, ये बहुत बड़ी गलती है। अब आए पर ए बैंड डार्केंड, I and H bands disappeared। disappeared का वर्ड भी यूज होता है और छोटे हो गए ये वर्ड भी यूज होता है, shortened। ठीक है, छोटे हो गए, shortened हो गए, ये टर्म भी आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल है। ठीक है, चले तो ये आपके पास किसके बारे में, आई बैंड और एच बैंड के बारे में। दो जेड लाइंस करीब आ गई, एम लाइन तो अपनी जगह पे रही लेकिन सार्कोमियर छोटा हो गया। याद रखिए सार्कोमियर शॉर्टेंड। सार्कोमियर की डेफिनेशन क्या है, part of muscle between two Z lines, part of muscle between two Z lines, दो Z lines के दरमियान वाला जो पार्ट है दरअसल वो क्या है, वो आपके पास है सार्कोमियर। तो वो क्या हो गया, वो छोटा होगा। ठीक है, अब आप देखें मसल रिलैक्स कैसे होगा, रिलैक्स करने वाली बात बता रहा हूं। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जिस लम्हे ये एसिटाइल कोलिन आके जुड़ता है, फौरन ही यहाँ से एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज रिलीज होता है। आपको नर्वस सिस्टम में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज रिलीज होता है। वो ईस्टरेज क्या करता है, इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है। जब वो इसको ब्रेक कर देता है तो उससे क्या होता है, आपके पास एसिटेट अलग हो जाता है और कॉलिन अलग हो जाता है। ठीक है, एसिटेट अलग हो गया और कॉलिन अलग हो गया। तो इससे क्या होता है कि इसका ये वाला जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाता है फौरन। मैं आपको देर से बता रहा हूँ, आप यूं समझे कि जैसे ही जाके अटैच हुआ फौरन टूट जाता है, जैसे जाके अटैच हुआ फौरन टूट गया, जैसे जाके अटैच हुआ फौरन टूट गया। ठीक है, अच्छा एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज की वजह से रिलैक्सेशन नहीं होगी।
क्या आपके जहन में है कि मैं आपको रिलैक्सेशन बताने जा रहा हूँ? रिलैक्सेशन होती कैसे है, जरा देखिए क्वेश्चन। प्रोपोनिन सी से कैल्शियम निकल जाता है, ठीक है। प्रोपोनिन आई क्या करता है, प्रोपोनिन टी को अपनी तरफ खींचता है। जब प्रोपोनिन टी को अपनी तरफ खींचता है तो ये ट्रोपोमायोसिन दोबारा से क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन दोबारा से इनएक्टिव साइट्स को छुपा लेता है। जब दोबारा से इनएक्टिव साइट्स को ट्रोपोमायोसिन छुपा लेता है तो मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि मसल जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली जो है वो रिलैक्स हो, ठीक है। इस तरह से रिलैक्सेशन हो, और रिलैक्स होगा तो फिर से किसी स्टेट में आ जाएगा, इस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। जो बात मैंने की एक बार फिर से बता दूं, देखें ये आपके सामने जो सार्कोमियर है, ये आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको ए बैंड जो है वो डार्केंड नजर आ रहा है, ठीक है, डार्कर फॉर्म में नजर आ रहा है इसके अंदर। यानी कि इसके अंदर आपके पास दोनों जेड लाइन करीब आ चुकी, और जो मायोसिन का अनऑक्युपाइड पार्ट था, देखिए इसके ऊपर जो अनऑक्युपाइड पार्ट था यहाँ पे भी एक्टिन आ गया, तो इसकी डार्कनेस में इजाफा हो, ठीक है। ये आपके पास आई बैंड है, ये इतना सा रह गया या गायब हो गया। जो एच बैंड है वो बीच वाली जगह थी, वो बहुत छोटी रह गई या गायब हो गई, ठीक है। और रिलैक्स कैसे होगा मसल, रिलैक्स इस तरह से होगा कि प्रोपोलिन सी से जो कैल्शियम है वो निकल के वापस चला जाता है, कहाँ चला जाता है, ये देखिए सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से इस रास्ते के जरिए जाता है। यहाँ से ना सुराख से आया तो वहां से भी चलता है, किसी और रास्ते से जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके पास प्रोपोलिन आई क्या करता है, प्रोपोलिन टी को अपनी तरफ खींचता है। प्रोपोलिन आई प्रोपोलिन टी को अपनी तरफ खींचता है, और इस तरह से क्या होता है, सार्कोमेर रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। चलिए कल नोट कर लिए इसको।
पी से क्या बना रहे हैं, ये पूरा जितना नेक्स्ट बनाया है पूरा सब बता दो। सर ये एसीटेट और कॉलिन वाला फिर से बता रहे हैं। बेटा अपना क्वेश्चन रिपीट करें आप। सर ये एसीटेट और कॉलिन वाला फिर से बता दें। देखिए एक चीज तो ये गौर से सुन रहे हैं कि जैसे ही एसिटाइल कोलिन आके अपने एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ता है ना, आपने नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो बात सुनी है कि आपके पास जो मेम्ब्रेन होती है वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम रिलीज करती है। तो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज फौरन एसिटाइल कोलिन को एसीटेट और कोलिन में तोड़ देता है। तो ये जो आयंस अंदर जा रहे होते हैं जो उसको मेम्ब्रेन को एक्शन पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे होते हैं, तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये काम मुसलसल हो रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज यहाँ से रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज यहाँ से रिलीज होता है। इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आपके पास मसल जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्सेशन की तरफ चला जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, टेटनस, टेटनस में क्या होता है कि क्लॉस्ट्राइडियम टेटनाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे मुसलसल मोटर न्यूरॉन्स को ट्रिगर कर रहे हैं। तो वो एसिटाइल कोलिन जब मुसलसल अगर रिलीज होता रहे तो फिर मसल रिलैक्स नहीं हो, जैसा कि टेटनस के अंदर होता है कि हाथ का बिल्कुल अकड़ जाती है, कुछ नहीं अकड़ जाती है, ना हाथ सीधा कर सकता है, ना पैर सीधा कर सकते हैं, ना कमर सीधी कर सकते हैं। वजह ये है कि वो कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चले जाती हैं, मसल्स जो है वो रिलैक्स नहीं होती। तो अगर यहाँ पे मुसलसल एसिटाइल कोलिन पड़ा रहे तो, लेकिन एक आम पर्सन की बात करूं, देखिए मैं यूं हाथ हिला रहा हूं, यूं ला रहा हूं, तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिलीज को फौरन ब्रेक कर दिया जाता है, लेकिन मसल मुसलसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं। जो टेटनस वाले मरीज हैं वो अपना हाथ यूं भी नहीं कर सकते, और अगर यूं है तो यूं नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे मोटर न्यूरॉन मुसलसल बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, एसिटाइल कोलिन को रिलीज करवाएंगे। हाँ, टेटनस में ये होता है, टेटनी में कुछ और होता है। टेटनी में कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्म में बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं होती, क्योंकि कैल्शियम मुसलसल प्रोटीन सी से जुड़ा हुआ है। मैं अभी इसकी मजीद बात करूंगा आपसे। चलिए कंपैरिजन आपको समझ में आपकी बात क्यों पूछनी है, आगे बढ़ूं। ओके, अच्छा टेटनस में और टेटनी में क्या फर्क है। मैं पहले आपको टेटनी बता दूं, मैंने टेटनस की कुछ बात अभी की है। टेटनी को डिफाइन करते हैं कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। एक और डॉक्टर के पास आती है और कहती है डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरा ना ये अंगूठा सीधा नहीं हो रहा, ठीक है मुड़ गया, मैं हाथ से भी सीधा करना चाह रही हूँ, नहीं सीधा नहीं हो रहा। औरत की एज कितनी है, याद रखें कोई भी बीमारी होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हिस्ट्री। डॉक्टर सबसे पहले हिस्ट्री लेता है। औरत की उम्र 45-50 के करीब, इसके अलावा उसके कम से कम 6 साल बच्चे हैं, ठीक है, 6 साल बच्चे हैं।
ये सारी चीजें हिस्ट्री में बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि उससे डिसाइड होगा कि उसके जिस्म में कैल्शियम कंटेंट का कितना है। ठीक है, क्योंकि बेबी बर्ड की वजह से वो कैल्शियम जो है वो हो सकता है कैल्शियम डेफिशिएंट हो। जब डॉक्टर हिस्ट्री लेता है, एग्जामिन करता है, तो उसके बाद जो है वो फाइनल अपने डिसीजन में पहुंचता है कि इसका ब्लड कैल्शियम लेवल करवाएं, या ब्लड कैल्शियम लेवल से भी अच्छा बोन डेंसिटी स्कैन करवाएं, या करें पीटीएच ब्लड लेवल करवाएं, पैराथायरॉइड हार्मोन ब्लड लेवल करवाएं। पता ही चलता है कि उसके खून में कैल्शियम की कमी है। आमतौर पर कैल्शियम 8 से 10 होना चाहिए, इसके ब्लड में कैल्शियम कितना है, तकरीबन 2-3 के करीब। ठीक है, इसके ब्लड में कैल्शियम जो है 2 या 3 के करीब। तो अब डॉक्टर एडवाइस क्या करेगा, डॉक्टर उसको कहेगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट इसलिए होना पड़ेगा क्योंकि अब इसको कैल्शियम के इंजेक्शन लगेंगे, और नर्स नहीं लगाएगी, डॉक्टर जो है, जो भी डॉक्टर है वो खुद लगाएगा। कोई भी डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर होगा वो खुद लगाएगा उसको कैल्शियम के इंजेक्शन, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि हो सकता है कि नर्स को किसी और को इंजेक्शन लगाने जाना हो, किसी और मरीज को, वो तेजी से इंजेक्शन लगा दे, उससे उसका हार्ट मुतासर हो सकता है। तो अब उसको कैल्शियम के इंजेक्शन बहुत आहिस्ता स्लो स्पेस के साथ लगेंगे। ठीक है, वो कई दिन एडमिट रहेगी, उसको कैल्शियम के इंजेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये फिर उसकी टेक्निक जो है वो सही होने का बाइस बनेगी। होता क्या है, टेक्निक के अंदर ब्लड कैल्शियम कम हो जाता है। जब ब्लड कैल्शियम कम हो जाता है तो सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस नहीं जाता। जब वापस नहीं जाता तो वो ट्रोपोनिन सी से जुड़ा रहता है। जब वो ट्रोपोनिन सी से जुड़ा रहता है तो क्या होता है कि आपके पास, जब वो ट्रोपोनिन सी से जुड़ा रहता है तो ट्रोपोनिन सी से जुड़े रहने की वजह से मसल जो है वो मुसलसल कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, मसल जो है वो कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये कंडीशन आपके पास कहलाती है टेटनी। ठीक है, और मैंने अभी आपसे अर्ज किया टेटनस में क्या होता है, टेटनस के अंदर देखें किसी को चोट चोट लगी या कोई कील वगैरह लगी तो क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया के स्पोर्स, यहाँ बैक्टीरिया स्पोर नहीं बनाता। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई बैक्टीरिया के स्पोर्स जो है उस इंजर्ड जगह पे, जिस जगह पे चोट लगी है वहां भी चले गए। जब वो वहां पे चले गए तो वहां पे जाने के बाद क्या होगा कि ये न्यूरॉन्स के जरिए होते हुए, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के जरिए होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गए। स्पाइनल कॉर्ड में खास तौर पे जो मोटर रीजन है, जो मोटर रीजन है, मोटर एरिया जो है, वहां पे ये क्या करते हैं, मुसलसल मोटर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करते हैं। जब वो मुसलसल मोटर न्यूरॉन्स को ट्रिगर करती है तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे मसल्स के लेवल पे एसिटाइल कोलिन मुसलसल रिलीज होता रहता है। जब मुसलसल रिलीज होता रहता है तो मसल्स कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। यानी कि जब यहाँ से मैसेज जा रहा होता है मुसलसल एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा होता है, मसल कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में चले जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कम नहीं है बल्कि एसिटाइल कोलिन मुसलसल रिलीज हो रही है। ठीक है, तो टेटनस जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज है, और टेटनी जो है वो आपके पास हाइपोकैल्सीमिया की वजह से बीमारी होती है। ठीक है, चले इसमें आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। क्रैम्प्स के बारे में पता हो, पेनफुल स्पैस्मोडिक मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस। पेनफुल स्पैस्मोडिक मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंसेस होने की वजह से हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे क्रैम्प्स। ठीक है, दिस इज नोन एज क्रैम्प्स। चाहे बॉडी के स्मूथ मसल्स हैं या कार्डियक मसल या आपके पास स्केलेटल मसल्स हैं, किसी में भी क्रैम्प डेवलप हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल का कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ कि तीनों में क्या फर्क है।
अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो ऐसा होगा कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, तीनों में क्या फर्क है? ये स्केलेटल मसल फाइबर्स होते हैं, ये इलॉन्गेटेड होते हैं और अनब्रांच्ड। कार्डियक मसल फाइबर्स जो है, इनकी खास बात ये है कि ये ब्रांच, ठीक है, दे आर ब्रांच्ड, ये आपको ब्रांचिंग नजर आ रहा है। और स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं, वो देखें इस तरह के होते हैं, स्पिंडल शेप के सेल होते हैं और अनब्रांच्ड। ये आमतौर पर मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स कई न्यूक्लियर मौजूद हैं, यहाँ पे आपको एक या दो न्यूक्लियस मिलेगा, अक्सर ये बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये यूनी या बाई न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं और ये आपके पास यूनी न्यूक्लिएटेड। ओके, और उसके बाद क्या है? वॉलंटरी एक्शन, इनवॉलंटरी है और इनवॉलंटरी, ठीक है। अनब्रांच होती, ब्रांच होती एंड दे आर अनब्रांच्ड। और इसके अलावा आपके पास स्ट्राइकेशन, स्ट्राइकेड होगी, ये भी स्ट्राइकेड होगी और ये अनस्ट्राइकेड है, ठीक है। स्ट्राइकेड और अनस्ट्राइकेड का फर्क है, ठीक है, स्ट्राइकेड और अनस्ट्राइकेड का फर्क। ओके, स्ट्राइएशंस के बारे में आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको क्रॉस स्ट्राइएशंस मिले, ठीक है, या क्रॉस स्ट्राइएशंस। क्रॉस स्ट्राइएशंस में डिफरेंशिएट होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राइएशंस तीनों में होते हैं, याद रखिए। क्रॉस स्ट्राइएशंस क्या होते हैं? देखिए, ये एक सार्कोमियर है, ये इसके मायोफिब्रिल्स हैं, इसकी इन लाइनों की वजह से ये जो क्रॉस में लाइन आती है ना, ये जो लाइन आ रही है, ये क्रॉस स्ट्राइएशन कहलाती है। क्रॉस स्ट्राइएशंस की वजह से आप उसको स्ट्राइडेड और अनस्ट्राइडेड और डिफरेंट होते हैं। स्केलेटल मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होगी, do not have intercalated disc। आपको कार्डियक मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क मिले, क्या होती है? ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो मसल बनाया ना, ये लाइन बना रहा हूँ, ये देखिए, ये लाइन बना रहा हूँ, ये बीच में जो लाइन नजर आ रही है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। ये मखसूस चैनल्स होते हैं, क्योंकि हार्ट के अंदर एक सेल से दूसरे मसल में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल करती है, तो ये मखसूस चैनल होती है जिसके जरिए करंट और आयन से वो फ्लो करते हैं, ये सब हार्ट के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। ओके, स्केलेटल मसल जो है वो आपके पास थक जाते हैं लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन की वजह से। कार्डियक और स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल मुसलसल काम कर रहे हैं लेकिन थकता नहीं, क्योंकि वो लिपिड मेटाबॉलिज्म पे प्रॉपर्ली रिलाई कर रहा होता है। और स्मूथ मसल्स आल्सो डू नॉट अंडरगो फटीग, ठीक है। आमतौर पे स्मूथ मसल की मूवमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है, बहरहाल, लेकिन ये कहते हैं कि वो आमतौर पर लैक्टिक एसिड नहीं बना। ओके, तो ये कंपैरिजन है आपके पास, और भी कंपैरिजन पॉइंट ध्यान में आ रहा हो? स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स, चलो इतना नोट करें फिर आपको बताता हूं। लेकिन डिफरेंस बहुत सारे हैं, मैंने भी आपसे
टी टिब्यूस की बात की, जेड लाइन की बात की। एक बात ध्यान में रखें, तीनों के अंदर एक्टिन मायोसाइट मौजूद होते हैं। एक बात ध्यान रखें, तीनों के अंदर। अभी आपने किसी हार्ट पेशेंट को सुना, ट्रॉपी का टेस्ट करवाया, ट्रॉपाई का टेस्ट करवाया, तो यही ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई जो भी मैंने कि आपको स्टैंडर्ड प्रोसेस करता हूं, ठीक है। उसको हार्ट अटैक हो गया, उसको ट्रॉपी और ट्रोपाई का टेस्ट सीधा से हो गया। ये बात आप सबको पता है, विस्टल मस्तिष्क कहाँ होना, विस्टल मस्तिष्क कहाँ होगा, कौन विस्टल वाला जो उसको हार्ट हमारा विस्टल वाला ओके। विश्वास करते हैं हॉलो ऑर्गन्स को, हार्ट में नहीं होते, हार्ट तो कार्डियक मसल में होते हैं। लंग्स, पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, गॉल ब्लैडर, यूरिन ब्लैडर सब में।
स्मूथ मसल होते हैं जो वेस्टर्न मसल को। हमारे ब्लड वेसल में कौन सा मसल होता है? स्केलेटल, कार्डियक और विस्कल, कौन से होते हैं? मोची रोडी क्रोकोडाइल। विस्कल मसल जो होते हैं बेटा, आप देखें स्केलेटल मेरी बेटा, आप बात सारी ये है कि आप स्केलेटल मसल को कहते हैं जो स्केलेटन के साथ कांटेक्ट में होते हैं। आप मुझे बताएं हमारी ये जो नसें हैं कौन सी स्केलेटन से कांटेक्ट में आ रही होती है? स्केलेटल मसल्स जो है स्केलेटन से कनेक्ट होती है। ये बात ध्यान में रखें। हमारी आर्टरीज वेन्स सब स्मूथ मसल्स की बनी है। ये भी नहीं कि कार्डियक मसल्स की, स्मूथ मसल्स की बनी है। ध्यान रखें। सॉरी, आपने अभी उसमें पूछा मेरे से आर्टरीज वेन्स के लिए अभी हमने सपोर्ट एंड मूवमेंट का से मस्कुलर पार्ट कवर किया। अब हमें स्केलेटल पार्ट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मिटा दूं पूरा पूरा बोर्ड मिटा दूं? अच्छा, मुझे मोटर यूनिट की डेफिनेशन बता। बोला हाउ यू डिफाइन मोटर यूनिट? बेटा आपसे वो सवाल करेंगे ना, आप सोचिए जरा, आप एज एन एग्जामिनर बन के सोचिए, आपसे वो सवाल करेंगे जो सबको नहीं पता हो, ताकि आपने फर्क महसूस लगे कौन डिजर्व करता है मेडिकल में जाए कौन नहीं जाए। आसान बातें तो सबको पता है, वो क्यों पूछेंगे आपसे? मोटर यूनिट, मोटर यूनिट की मैं डायग्राम बना रहा हूँ। आप इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए मोटर यूनिट ध्यान में रखिए। ये मैंने स्केलेटल मसल फाइबर्स बनाए हैं। ये न्यूरॉन जिसको सप्लाई दे रहा है, इसको सप्लाई दे रहा है, इसको दे रहा है, इसको नहीं दे रहा। तो all muscle fibers supplied by a motor neuron constitute a motor unit. All muscle fibers supplied by a single motor neuron. Single motor neuron constitute a motor unit. इसको पढ़ने का फायदा क्या है? इसको पढ़ने का फायदा ये है कि देखें, अगर मेरे हाथ में मार्कर है, मैं अगर हल्के से पकड़ूंगा तो ये गिर जाएगा, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व में वो कम है। मैं अगर इसको थोड़ा सख्ती से पकड़ूं, दूसरे हाथ से खींचना चाहूँ, ये मैंने खींच लिया, गिरा नहीं लेकिन मैंने हाथ से खींच लिया। तीसरी बार मैंने इसको सख्ती से पकड़ा, अब खींचना चाहूँ तो नहीं खींच पा रहा। तो नंबर ऑफ मोटर यूनिट्स इन्वॉल्व आपकी अपनी विल पे होते हैं, आपकी अपनी मर्जी पे होते हैं कि आप कितने इन्वॉल्व करें, कितने कम करें, कितने ज्यादा करें। उससे आपकी ग्रिप डिसाइड होती है। कोई बहुत ही नाजुक चीज है उसको आप हल्के से पकड़ते, अगर सब जगह पे आपके मोटर यूनिट एक जैसे इन्वॉल्व होते ही होता है कि वो शीशे का ग्लास भी आप तोड़ देते अगर उसको पकड़ते, या किसी चीज को सख्ती से पकड़ना है तो इससे आपकी स्ट्रेंथ ऑफ ग्रिप जो है डिसाइड। ठीक है, तो ऑल मसल फाइबर्स सप्लाइड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन कंस्टिट्यूट ऑफ मोटर यूनिट। अच्छा, एक मिनट, बहुत अहम चीज रह गई है। मसल्स को जो एनर्जी मिलती है, स्केलेटल मसल्स की एनर्जी के सेटअप की बात नहीं की हमने। देखें, मायोसिन हेड जो होता है ये आगे जब झुकता है तो ये काम करता है एज एन एटीपी एस, और ये क्या करता है, एटीपी एस के तौर पे काम करता है। एटीपी
ये एटीपी को तोड़ देता है इसके अंदर एटीपी में और फॉस्फेट आयन के, ठीक है, एटीपी और फॉस्फेट आयन के अंदर उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। कौन? ये मायोसिन हेड। अच्छा, एटीपी खत्म हो जाए तो सेकेंड एनर्जी सोर्स आपके पास है क्रिएटिन फॉस्फेट। ये क्रिएटिन फॉस्फेट एटीपी को अपना फॉस्फेट दे देता है, तो इससे क्या होता है आपके पास ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है प्लस क्रिएटिन जो है वो अलग हो जाता है। इस तरह से एटीपी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आपके पास एटीपी है। ये एटीपी कहां से बन रहा है आपके पास? ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से बन रहे होते हैं। मसल्स का जो ग्लाइकोजन होता है ये मुसलसल ग्लूकोज के अंदर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। मसल्स का जो ग्लाइकोजन है ये मुसलसल ग्लूकोज के अंदर जो वो ब्रेक हो रहा है, और जो बनने वाला ग्लूकोज है, ठीक है, जो बनने वाला ग्लूकोज है वो आपके पास टूटने में आपको क्या दे रहा होता है? एटीपी दे रहा होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपके पास क्या होता है? इस तरह से आपके पास एटीपी की प्रोडक्शन हो, और एनारोबिक ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है उसमें आपके पास क्या होता है? लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो, ठीक है, लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन हो। चलो, ये एनर्जी सेटअप ध्यान में रखें। मोटर यूनिट बता दिया आपको, इसके अलावा ठीक है, और नंडो आपने पढ़ा तो नहीं है? अगर सुना हो और नंडो या मसल कॉन्टेक्ट हो गया या नहीं हो? चलो ठीक है, नहीं बता रहा। मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात करिए, उसको नोट कर लीजिए। मस्कुलर सिस्टम में आपने बहुत मुश्किल एक मिनट रह गए। उससे ये होगा कि आप कम से कम एक बार आपने पूछिए, पूछना स्केलेटल सिस्टम की बात में आपसे पता, लेकिन आप ही तो कुछ पूछें सवाल करें। मसल में जो भी लैक्टिक एसिड बनता है ये लिवर में जाते हैं, दोबारा से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। जितनी अच्छी ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उतनी तेजी से ये लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, जितनी अच्छी ऑक्सीजन अवेलेबल हो। तो क्योंकि हमारे लिवर के अंदर ऐसे एंजाइम प्रोटीन जो कहलाते हैं ऑक्सीजनेसिस, वो ऑक्सीजनेसिस जो है वो अगर आपके पास
जितना उनको ऑक्सीजन रैपिडली मिलती रहती है वो आपके पास उतनी से लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट के अंदर उसको कन्वर्ट कर रही हो। ठीक है, तो आपके पास डिपेंड करता है क्या, आपके पास डिपेंड करता है वो कितनी ज्यादा जो है वो अच्छी ऑक्सीजन अवेलेबल। गौर करिए अगर मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ, आप भागे एक एथलीट जो है वो 100 मीटर भागा, मैं आपसे पूछूंगा उसकी थकान किसकी जल्दी लगी हो, आप भी 100 मीटर भागे, एथलीट भी 100 मीटर भागा, थकान किसकी जल्दी लगी हो। इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगी ना, लेकिन वो पहले से भागता हुआ आ रहा है, पहले से भागता हुआ आ रहा है, उससे होता क्या है, उससे नई ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है जो कहलाता है एंजियोजेनेसिस। जब नई ब्लड वेसल बनती है तो वो क्या करते हैं, मसल्स के अंदर बनने वाले लैक्टिक एसिड को बहुत तेजी से लिवर तक लेकर जाओ, और वहां पे मौजूद जो ऑक्सीजनेजेस है वो क्या करती है, उसको बहुत तेजी से लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट करती है। तो इससे क्या होता है आपके पास, इससे क्या होता है कि वो लैक्टिक एसिड बहुत रैपिडली आपके पास ग्लूकोज फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, और उससे क्या होगा, थकन बहुत तेजी से लगेगी। ठीक है, जो टायर्डनेस है, थकन जो है वो तेजी से लगेगी। चलिए, जो बात मैंने अभी आपको जो है ये लफ्जों में समझाई, इसको कहते हैं ऑक्सीजन डेबिट। ऑक्सीजन का उदाहरण, तो लड़का है इंशाल्लाह आपका टेस्ट। बेटा टाइम बहुत कीमती है, ठीक है, टाइम बहुत कीमती है। देखिए मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, आप उसके साथ अंदाजा कर लीजिए कि आपको खुद को कितना आता है। अगर आपको लगता है कि आपको पहले से बहुत आता है तो आपको जायज है कि आप छुट्टी कर सकते, छुट्टी फिर भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं ऐसे सकता हूँ। लेकिन आपकी क्लास हो या बाकी क्लासेस हो, मुझे पता है स्टूडेंट्स को कितना आता है। पढ़ाई कर पानी, थोड़ा सा टाइम है, एंटी टेस्ट सीरियसली गुजार लें, इसे निगाह देख करके पढ़ लें। ठीक है, मुझे वो भेज देना यार। ठीक है, तुम अभी ये देख, इस बार अभी फाइल नहीं, मैं तुमसे जो है ना, फिर मैं सोच के लेक्चर ऑनलाइन ही है, और जब जो रिकॉर्डिंग है इनसे की है, उसमें साइंस, हेलो, उसमें साइंस वाला पार्ट जो है ना वो मुझे पार्ट ही जो लेक्चर हम तो और ये एक्ट वाली है।
अ,